हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कि कैसे आपको ब्लीचिंग पाउडर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम Cl2 से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसके बाद हमने H2O2 के बारे में बात की थी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इंडस्ट्रियल नोटेशन होता है, एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। दैट इज मोलरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ V डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 11.35, या कहीं कहीं V अपॉन 11.2 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज एक और डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे कोई टाइट्रेशन नहीं है, ये एक क्वेश्चन का ही टाइप होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना रहता है, जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह वो करनी रहेगी। ठीक है ना, ये कोई आपके एसिड बेस या रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जैसे टाइप की कोई टाइट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है बेक टाइट्रेशन। क्या नाम दिया गया है? बेक टाइट्रेशन। बेक मतलब अगेन, दोबारा। इसमें हम 2 बार टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं होता कैसे है बेक टाइट्रेशन। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए बेक टाइट्रेशन में होता क्या है, जैसे मान लो आपने ए की रिएक्शन कराई बी के साथ। ठीक है, और बी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। क्लियर है? जब आपकी रिएक्शन होगी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, यहाँ पर आपने ए की रिएक्शन कराई बी के साथ, जो कि क्या है, एक्सेस में। एक्सेस में है, इसका मतलब क्या है कि ये जब रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास बी क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये जो बी लेफ्ट है, इसकी हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं एक नई टाइट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। बैक मतलब दोबारा, अगेन, उसको टाइट्रेट करवाते हैं बी जो भी बचा हुआ है फर्स्ट रिएक्शन के बाद, किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये तो दिया हुआ रहेगा कि आपने बी कितना लिया है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा बी टेकन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद जो बी लेफ्ट बचेगा, कुछ पार्ट तो इससे कर गया बी का, उसके बाद जो बी लेफ्ट बचा आफ्टर रिएक्शन विथ ए, सम बी इज लेफ्ट। ठीक है, एंड दिस बी लेफ्ट is again back titrated with a standard solution। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम आपको क्या हो, पता हो। ठीक है, एंड दिस बी लेफ्ट इज अगेन back titrated with a standard solution। ठीक है, बी लेफ्ट अगेन रिएक्शन करेगा किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में आपके, उससे फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? ये कहानी रहती है। ठीक है ना, क्वेश्चन की ये कहानी रहती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, ये कोई टाइप की आपकी रिएक्शन नहीं है ना कोई टाइट्रेशन, ये क्वेश्चन का टाइप होता है जिसको हम बेक टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि बेक टाइट्रेशन है, या केवल क्वेश्चन आता है, उसको आपको पहचानना रहता है। ठीक है, अब जो बी लेफ्ट रहा इसमें, उसने इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ क्या किया, रिएक्शन की, और प्रोडक्ट आपका फाइनल फॉर्म हो गया। अब देखिए, इस इक्वेशन को देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ बी लेफ्ट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या मैं कह सकता हूँ? अगर मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सी है,
तो मैं क्या कह सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ C कह सकता हूँ। चलिए अब देखिए, बी टेकन आपने कितना लिया वो तो क्वेश्चन में दे देगा। बी लेफ्ट हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से निकाल लेंगे कि जितना ये रिएक्शन करेगा वो उसके इक्विवेलेंट जो होंगे बराबर होंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि बी जो लेफ्ट बचा हुआ था उसके इक्विवेलेंट कितने हैं। यहाँ से बी टेकन स्टार्टिंग वाला दिया हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में कितना बी यूज में हुआ है। कैसे, बी लेफ्ट या बी यूज्ड हम कैसे निकालेंगे, बी टेकन माइनस बी लेफ्ट। ये सिंपल सी चीज है आपके पास। जैसे सपोज करो 10 मोल हमने लिए बी के, ठीक है, ए की बी के साथ रिएक्शन हुई और 6 मोल कंज्यूम हुए और 4 मोल बच गए, तो टेकन कितने थे, 10 मोल, ठीक है, 6 कंज्यूम हुए 4 बच गए, वो जो 4 बचे, ठीक है, उन्होंने फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन की और प्रोडक्ट बनाया। अब हमें पता है यहाँ की कैलकुलेशन से हम पता लगा लेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कितने बी लेफ्ट ने रिएक्शन किए। तो हमें पता चला कि कितने बी लेफ्ट ने काम रिएक्शन किए, 4 मोल ने। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास बी लेफ्ट बचा हुआ है 4 मोल, बी टेकन था 10 मोल, तो बी यूज्ड जो यहाँ पे यूज आया होगा स्टार्टिंग में एक के साथ रिएक्शन में कितना काम में आया होगा, 6 मोल। वही सेम तरीका है, ठीक है ना, हिसाब लगाना है बस। स्टार्टिंग वाला दिया हुआ रहेगा, लास्ट वाला अपने को निकालना है क्वेश्चन की हेल्प से, दोनों को माइनस कर देना, जो यूज किया हुआ है वो अपने पास आ जाएगा। तो इस टाइप के ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन करेंगे हम, तो अभी आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी इसमें कि हो क्या रहा है। बस सिंपल सी चीज़ है, हिसाब लगाना है आपको, क्लियर है। स्टार्टिंग का दिया हुआ है, आखिरी का निकालना है, बीच वाला हमें पता चल जाएगा दोनों को माइनस करके कि कितना बी यूज किया गया है क्वेश्चन में, क्लियर है। बस इतनी सी क्या होती है इसकी कहानी होती है। और एक बार हमें वो मिल गया, यहाँ पे और देख लीजिए, एक बार हमें मिल गया कि बी यूज्ड कितना है, तो हम इस रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ बी यूज्ड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना बी यूज किया गया है उसके इक्विवेलेंट ए के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। अब ए से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा तो हम ए से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसका मास, मोलर मास, एन फैक्टर जो भी अगर पूछ लेगा तो हम उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 50 ml of 0.5 normal HCl solution, clear। The excess of HCl is again titrated with 20 ml of 0.3 normal HCl NaOH। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है,
कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको निकालनी है। सैंपल 50 ग्राम आपको दिए गया है, मतलब सैंपल जो है वो इम्प्योर सैंपल है, उसमें प्योर भी प्रेजेंट रहेगा और इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट रहेगी। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो मतलब वेट ऑफ CaOH होल ट्वाइस डिवाइड बाई टोटल वेट 50 आपको दिया है इंटू 100 करना है आपको। तो अब आपको निकालना है यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस का कितना वेट कंज्यूम हुआ है इस रिएक्शन में, वो निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ये CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन प्योर है और कुछ है आपकी इम्प्योरिटीज। ठीक है, चलिए इस डिजोल्व इन 50 ml ऑफ 0.5 NaHCl सॉल्यूशन, इसका है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम को आपने मिक्स किया है किसके अंदर, 50 ml ऑफ 0.5 NaHCl। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में आपने लिया है, तो क्या हम इस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम। इक्विवेलेंट 50 इंटू 0.5 HCl टेकन, कितना हो जाएगा आपके पास, 50 इंटू 0.5 दैट इज 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि ml हमने लिया है। इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग में 25 मिली इक्विवेलेंट लिए किसके, HCl के। ठीक है, उसमें आपने 50 ग्राम सैंपल को मिक्स कर दिया। चलिए यहाँ तक हुई बात ख़त्म। उसके बाद तो रिएक्शन होगी आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl की। ठीक है, दोनों में आपस में रिएक्शन हुई। द एक्सेस ऑफ HCl इज अगेन टाइट्रेटेड। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ HCl इज अगेन टाइट्रेटेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन होने के बाद भी इसमें से कुछ बचा है HCl आपका। ठीक है ना, वो जो एक्सेस HCl बचा हुआ है इज अगेन टाइट्रेटेड विथ HCl लेफ्ट। जो HCl इससे बचा है इज अगेन टाइट्रेटेड with 20 ml of 0.3 NaOH। मतलब जो HCl लेफ्ट है उसने फिर से इसके साथ क्या किए, रिएक्शन की। ये अपना क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो लेफ्ट थे वो किसके इक्वल होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml ऑफ 0.3 NaOH, और ये कितने होंगे आपके पास, 20 इंटू 0.3 दैट इज 6 मिली इक्विवेलेंट। अब देखिए कहानी समझिए। कहानी में आपको क्या दिया है, एक 50 ग्राम सैंपल था आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको आपने डिजोल्व किया 50 ml ऑफ 0.5 NaHCl सॉल्यूशन। हमने देखा कि हमने HCl सॉल्यूशन लिया, स्टार्टिंग में उसके 25 मिली इक्विवेलेंट थे। ठीक है ना, आपको कभी ऐसे समझ में नहीं आए इक्विवेलेंट में तो मोल करके समझिए, मोल से रिलेट कीजिए इसको कि हाँ इतना हमने 25 मोल HCl हमने लिया। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, 6 मोल जो होगा वो कंज्यूम हो गया लास्ट में। ठीक है, जो लेफ्ट था मोल से, इसको आप रिलेट करके ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 25 मिली इक्विवेलेंट हमने स्टार्टिंग में लिया, रिएक्शन कराई, कुछ रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और HCl की रिएक्शन हुई। अब ये आपका एसिड ये बेस आपस में रिएक्शन किया। ठीक है, उसके बाद भी HCl बच गया और उस HCl जो लेफ्ट है उसकी रिएक्शन हमने फिर से किसी बेस के साथ कराई 20 ml 0.3 के साथ। तो हमने देख लिया कि इसके इक्विवेलेंट जो HCl के लेफ्ट हैं वो इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो इसके इक्विवेलेंट हमने निकाल लिए कितने थे, 6 मिली इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो HCl लेफ्ट है वो कितना था आपके पास, 6 मिली इक्विवेलेंट था।
25 स्टार्टिंग में लिया, 6 लास्ट में बचा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कितना काम में आया होगा? HCl used is equal to 25 minus 6 that is 19 मिली इक्विवेलेंट। कौन सी रिएक्शन थी आपकी? ये वाली CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl क्या बनाएगा आपके पास? CaCl2 बनाएगा, साथ में वाटर H2 बनाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो स्टार्टिंग की रिएक्शन थी उसमें HCl कितना काम में आया? 19 मिली इक्विवेलेंट। 25 आपके पास था, 19 यहाँ काम में आया जब आपने रिएक्शन कराई 50 ग्राम CaOH होल ट्वाइस इसमें डिजोल्व किया, तो 19 मिली इक्विवेलेंट यहाँ काम में आ गए। उसके बाद 6 मिली इक्विवेलेंट बचे। वो जो 6 मिली इक्विवेलेंट थे उसने 20 ml 0.3 NaOH के साथ क्या की? रिएक्शन की। ये है क्वेश्चन की कहानी। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द प्योरिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन से हम ये कह सकते हैं जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही क्या होंगे? इसके इक्विवेलेंट होंगे। बस इतना सा आपने समझ लिया तो फिर खेल खत्म है आपका। ये क्वेश्चन में ये यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मैं कह सकता हूँ जितने इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके भी मिली इक्विवेलेंट होंगे। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने थे? जितने रिएक्शन किए 19 मिली इक्विवेलेंट, और ये किसके इक्विवेलेंट? 19 मिली इक्विवेलेंट के। इसके मिली इक्विवेलेंट निकालने तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा दीजिए। मास निकालना है ना अपने को, तो इसका तो मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? कैल्शियम 40 प्लस 16 1 17 34 4 7 74 इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 2 होता है। 2 OH माइनस दे सकते हैं ना। HCl का एन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है? 19 मिली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मिली को आपको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1000 इक्विवेलेंट। यहाँ से आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी। 2 जाम जाएगा आपका 3 7। W इक्वल टू 19 इंटू 37 डिवाइड बाई 1000। इसे आप कैलकुलेट करोगे अराउंड 0.70 के आसपास वेट आएगा ग्राम। ठीक है, तो आपके पास इम्प्योर सैंपल था 50 ग्राम। ठीक है, उसमें से आपके पास प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसने रिएक्शन की वो कितना है? केवल और केवल 0.70 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। आई थिंक आप निकाल लोगे परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालनी है तो। कैसे निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी? विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सही दिख जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100। वेट कितना है आपके पास? 0.7। 0 डिवाइड बाय टोटल कितना था? 50 इंटू 100, तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा? 1.4% के आसपास। दिस इज द परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया ना आपको कि ये कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन का टाइप है जिसको हम पढ़ रहे हैं बैक टाइट्रेशन। जिसमें होता क्या है, आपको स्टार्टिंग में एक्सेस में कुछ चीज़ दे दी जाती है, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन होती है, फिर उसमें से जो एक्सेस है वो कुछ बच जाता है, उसकी रिएक्शन फिर हम दोबारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं। ये रिएक्शन होती है। तो आपको स्टार्टिंग में टोटल दिया हुआ रहता है, लास्ट में आपको बचता है कितना लेफ्ट है वो आपको मिल जाता है। तो जितना कंज्यूम हुआ वो आपको मिल जाएगा टोटल से। आप लेफ्ट वाले को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, उससे जो कितना कंज्यूम हुआ वो मिल जाएगा आपको, और जितना कंज्यूम हुआ उसके इक्विवेलेंट को एक के इक्विवेलेंट के साथ क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना,
बस ये लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज टाइप से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो भी हम पिछले 3-4 लेक्चर से देखते हैं उनमें आपको टाइप देखना ही नहीं है, टाइप से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। 1 ग्राम ऑफ इम्प्योर Na2CO3, आपने इम्प्योर Na2CO3 लिया है 1 ग्राम, ठीक है। इसमें कुछ प्योर होगा और कुछ इम्प्योरिटीज होगी। इम्प्योर Na2CO3 इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में इसको डिजोल्व किया गया, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml, इसका 250 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। इसको मिक्स किया और इसका 250 ml सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, Na2CO3 का, क्लियर है, वाटर डाल के। चलिए इन 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से क्या लिया गया, 50 ml लिया गया, कितना, 50 ml, 50 ml ऑफ 0.1 and HCl इज एडेड, ठीक है। इन 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से 50 ml सॉल्यूशन हमने लिया, 50 ml, क्लियर। उसमें हमने 50 ml ऑफ 0.1 and HCl ऐड किया। इसमें हमने क्या ऐड किया, 50 ml ऑफ 0.1 and HCl, क्लियर। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन करो तो इस तरह से ब्लूप्रिंट पहले बना लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एडेड एंड द मिक्सचर आफ्टर शेकिंग वेल, आपस में मिक्स किया, ये क्या था आपके पास, बेस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.16 and HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन, मतलब इनको आपस में मिलाने के बाद भी जो हमने 50 ml Na2CO3 लिया, उसमें HCl डाला, अच्छी तरह शेक किया, रिएक्शन हुई, उसके बाद भी शेकिंग वेल, आफ्टर शेकिंग वेल रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.16 एंड NaOH, मतलब उसके बाद भी आपको बेस चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ HCl फिर से बचा होगा, ठीक है ना। चलिए मतलब स्टार्टिंग में आपने इतना HCl लिया था, यहाँ से आप HCl टेकन वो निकाल लोगे जो स्टार्टिंग में लिया, उसने इसके साथ रिएक्शन की, उसके बाद कुछ लेफ्ट बच गया, वो जो लेफ्ट बचा उसने इसके साथ रिएक्शन की, वहाँ यहाँ से आप जो लेफ्ट था उसके मिल इक्विवेलेंट निकाल लोगे, टेकन के आपके पास हैं, दोनों को माइनस करोगे, किसके मिल इक्विवेलेंट आ जाएंगे, जो यूज किया गया है, ठीक है। अब वो जो यूज किया गया है वो 50 ml में यूज किया है आपने, ठीक है, जबकि हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था, 250 ml, क्योंकि 1 ग्राम NaOH पूरा का पूरा 250 ml में आया। जैसे ही हमने 50 ml लिया, पूरा 1 ग्राम तो इसमें नहीं आया ना, उसका कुछ पोर्शन ही आया होगा, तो हम मिली इक्विवेलेंट इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम, ठीक है, 5 के साथ, तो यहाँ इसके मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। और फिर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व है, फिर प्योरिटी निकालनी है आपको, इसके मिली इक्विवेलेंट को आप बराबर कर दीजिएगा HCl के मिली इक्विवेलेंट को Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट के साथ, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं HCl टेकन, वो कितना था आपके पास, 50 इंटू 0.1 कितना हुआ आपके पास, 5 मिली इक्विवेलेंट, मतलब आपने स्टार्टिंग में 5 मिली इक्विवेलेंट लिया HCl, ठीक है। चलिए इसने आपस में रिएक्शन की, उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ H लेफ्ट बच गया, H लेफ्ट is again react with 10 ml of 0.16, 10 ml of 0.16 and NaOH, ठीक है। तो देखिए NaOH, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, H लेफ्ट या फिर इक्विवेलेंट ऑफ H लेफ्ट will be equal to equivalent of
10 ml of 0.16 N NaOH 10 into 0.16 कितना होगा 1.6 मिली इक्विलेंट, मतलब इक्विलेंट ऑफ HCl है HCl लेफ्ट। अब ये जो HCl लेफ्ट है ये किस में थे आपके पास, ये तो आपके पास HCl लेफ्ट बचे थे जिन्होंने 10 ml 0.16 NaOH के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। अब कंज्यूम कितने हुए वो निकाल लेते हैं। टोटल अपने लिए थे 5 HCl टेकन, HCl लेफ्ट अपने पास आ गए, तो HCl यूज्ड कितने होंगे आपके पास, फाइव माइनस 1.6 दैट इज 3.4 मिली इक्विलेंट। मतलब ये जो रिएक्शन थी Na2CO3 के साथ इसने रिएक्शन की, 5 मिली इक्विलेंट थे, उसमें से 3.4 मिली इक्विलेंट ने ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन की। HCl लेफ्ट 1.6 मिली इक्विलेंट आपके पास फिर भी बच गए। वो जो 1.6 मिली इक्विलेंट थे उन्होंने रिएक्शन की 10 ml 0.16 N NaOH के साथ। आया समझ में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आए 3.4 मिली इक्विलेंट, ये कितने में आए 50 ml में आए, जबकि हमने Na2CO3 कितना लिया है 250 ml, तो हमें 250 ml में उसके मिली इक्विलेंट निकालना है। HCl यूज्ड इन, ये कितने थे आपके 50 ml में थे। नाउ HCl यूज्ड इन, या हम डायरेक्ट लिखें इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 250 ml कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 5 टाइम्स है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 17 मिली इक्विवेलेंट। मतलब आपके पास 250 ml में Na2CO3 के कितने HCl के कितने मिली इक्विवेलेंट थे 17 मिली इक्विवेलेंट थे। उसमें से आपने कुछ पोर्शन लिया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई आपने। क्लियर है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम HCl लेफ्ट निकाल लिया हमने, HCl लेफ्ट, HCl यूज्ड, ठीक है, इन 50 ml में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। चलिए, तो 50 ml 0.1 N HCl की रिएक्शन हुई 50 ml Na2CO3 के साथ, तो इसके जितने इक्विवेलेंट हैं उसने इसके साथ रिएक्शन कर ली। कितने रिएक्शन की 3.4 मिली इक्विवेलेंट के साथ, तो जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही आपके इसके भी इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। तो HCl यूज्ड कितना है 3.4 मिली इक्विवेलेंट इन 50 ml, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको और इजी तरीके से अगर हम लिखना चाहें, HCl यूज्ड आपके पास आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 in 50 ml will be equal to equivalent of HCl in 50 ml। सही है ना, इसको इसके इक्विवेलेंट के हम बराबर कर सकते हैं। और कितने इक्विवेलेंट थे आपके पास 3.4 मिली इक्विवेलेंट, 3.4 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन 250 ml कितने हो जाएंगे आपके पास 3.4 इंटू 5 दैट इज 17 मिली इक्विवेलेंट। मतलब आपके पास 17 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर थे, ठीक है। 1 ग्राम Na2CO3 आपने वाटर में ऐड किया। क्लियर है, अब क्या करना है आपको, इक्वल कर देना है इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आपके पास आ ही गए। इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का अगर फॉर्मूला से हम निकालें तो कितना आएगा, वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 48 106
तो 106 इंटू एन फैक्टर, Na2CO3 का एन फैक्टर कितना होगा, आयन है ये आपका, आप रिएक्शन भी देखिए, Na2CO3 प्लस HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, H2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, H2CO3 Na2CO3, 2 H प्लस गेन कर रहा है, ठीक है। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितने, 17 मिली इक्विवेलेंट, तो 17 डिवाइड बाई 1000 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वेट की वैल्यू आ जाएगी, वेट कितना होगा आपके पास, W, Na2CO3 का वेट आएगा जो प्योर है, क्योंकि प्योर है वही तो रिएक्शन करेगा। 106 17 इंटू 106 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000, तो इसको जब आप वेट करोगे तो आपके पास आंसर ऑलमोस्ट 0.90 के आसपास आएगा ग्राम्स, ठीक है। ये था प्योर Na2CO3, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, वेट डिवाइड बाई टोटल वेट कितना था स्टार्टिंग में 1 ग्राम इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास 90%, तो 90% प्योर सैंपल था आपके पास किसका, Na2CO3 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्लियर है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपने सैंपल लिया है 1 ग्राम, ये इसको पानी में मिक्स करके आपने क्या सॉल्यूशन बनाया 250 ml का, ठीक है। इसके जितने इक्विवेलेंट थे सब इसमें आ गए, ठीक है। इसमें से 50 ml लिया आपने, पूरे इक्विवेलेंट तो आए नहीं होंगे, अब 50 ml में आपके कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट आ गए होंगे, ठीक है। अब वो जो इक्विवेलेंट आए Na2CO3 उसकी रिएक्शन हमने कराई एसिड HCl के साथ, रिएक्शन हुई आपस में, लेकिन फिर भी HCl आपका कुछ ना कुछ बच गया, मतलब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया था, कितना है स्टार्टिंग में हमने देखा कि 50 इंटू 0.1 दैट इज़ 5 मिली इक्विवेलेंट हमने लिए, उसमें से कुछ ना कुछ बच गया, उसकी रिएक्शन हमने फिर 10 ml 0.16 एन NaOH के साथ करे, तो हमने देख लिया कि कितना HCl लेफ्ट, ये HCl है, ठीक है ना, कितना HCl था जिसने इसके साथ रिएक्शन की, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया इसके, हमने पता चला कि जो HCl लेफ्ट था वो था आपका 1.6 मिली इक्विवेलेंट जिसने इसके साथ रिएक्शन की बेस के साथ, ठीक है। अब हमें पता पड़ गया हमने 5 मिली इक्विवेलेंट लिया था, 1.6 बच गया है, 1.6 लास्ट में रिएक्शन किया है, इसका मतलब हमने जो यूज़ किया है वो कितना किया है 3.4 मिली इक्विवेलेंट हमने यूज़ किया, ठीक है। 3.4 मिली इक्विवेलेंट हमने इस रिएक्शन में काम में लिया, ठीक है, पहली बात। अब ये जो इस रिएक्शन को देख के हम क्या कह सकते हैं कि जितने इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके भी मिली इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 की जगह आप मिली इक्विवेलेंट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिली इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 50 ml कितने हैं 3.4 मिली इक्विवेलेंट। अब हमने तो लिया है कितना 250, तो 250 में निकाल लो कितना है 17 मिली इक्विवेलेंट, मतलब इसमें आपके पास Na2CO3 कितना है 17 मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अब 17 मिली इक्विवेलेंट है, उसको हमने इक्विवेलेंट में डिवाइड किया, उसको निकालते कैसे, मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा इसका 2 होगा। यहाँ से हमने वेट निकाल लिया किसका, जो प्योर Na2CO3 क्योंकि वही रिएक्शन करेगा हमेशा, तो उसकी प्योरिटी आपके पास कितनी आ गई, उसका मास आ गया आपके पास 0.9 ग्राम और प्योरिटी निकालेंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार अपने तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा समझने में टिपिकल हो सकता है बट लगेगा नहीं, एक दो बार आप खुद करोगे ना तो और इजी तरीके से हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनल। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको ट्राई करना है इस बार, ठीक है ना। MnO2 क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ।
2.175 ग्राम पायरोलुसाइट और मीन्स MnO2, जो मैंने आपको बताया था MnO2 और है, मतलब वो क्या होती है, इम्प्योर है। ये क्या है आपका, इम्प्योर सैंपल है। was treated with 50 ml of 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4, H2C2O4, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। चलिए, द ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट वाज डाइल्यूटेड टू 250 ml एंड, ठीक है, तो आपने पायरोलुसाइट ओल्ड ली, उसको इसके साथ ट्रीट करवाया ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, कुछ रिएक्शन होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ ऑक्जेलिक एसिड आपका बचेगा, मतलब ऑक्जेलिक एसिड एक्सेस में था, रिएक्शन होने के बाद भी आपका ऑक्जेलिक एसिड बचा हुआ है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट है उसको डाइल्यूट किया गया, वाज डाइल्यूटेड टू 250 ml। जो लेफ्ट था उसको डाइल्यूट किया गया। हर बार क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में लेते हैं उसी को डाइल्यूट कर लेते हैं। इस बार क्या किया, पहले रिएक्शन करवाई, उसके बाद जो कुछ लेफ्ट बचा है उसको फर्दर डाइल्यूट किया गया। ठीक है, डाइल्यूटेड टू 250 ml एंड 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसमें से फिर 25 ml लिया, रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 एंड KMnO4 फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MnO2 इन पायरोलुसाइट। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास पायरोलुसाइट और है, ठीक है, MnO2 है, क्या बोलते हैं, MnO2 को पायरोलुसाइट और। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई ऑक्जेलिक एसिड के साथ, दैट इज H2C2O4। ठीक है, रिएक्शन होगी, Mn+4 से कहाँ जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्जेलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है, +2 के अंदर जाता है। यहाँ पर कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ जाएगा, सामने वाले को कार्बन को कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, +3 से मैक्सिमम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +4 ही होती है, उससे ज़्यादा होती नहीं है, और वो कहाँ होगी, CO2 में, +4 में चलेगा। क्लियर है, ये रिएक्शन हुई आपकी। 50 ml 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड आपने लिया, मोलर है, ध्यान रखना यहाँ पे। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें नॉर्मेलिटी चाहिए होती है। ठीक है, और मोलरिटी को जब n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास नॉर्मेलिटी आती है। तो ऑक्जेलिक एसिड का पहले तो n फैक्टर निकाल लीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमने स्टार्टिंग में कितना ऑक्जेलिक एसिड लिया है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टेकन लिया जा सके। n फैक्टर कितना होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 से 4 का चेंज 1, 1 इंटू 2 कार्बन है ना, तो 2 n फैक्टर 2 होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड कितना है आपके पास, 50 इंटू 0.5 इंटू 2, सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड टेकन जो हमने लिया है 50 इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, दैट इज 50 मिली इक्विवेलेंट, मतलब आपने 50 मिली इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में लिया है। ठीक है, जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, MnO2 के साथ में। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं, कुछ रिएक्शन होगी, एसिड की आपस में रिएक्शन किया, 50 में से कुछ कंज्यूम हुआ, कुछ ना कुछ बच गया, मतलब ऑक्जेलिक एसिड कुछ ना कुछ लेफ्ट है, ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑक्जेलिक एसिड आपके पास बच गया, उसको डाइल्यूट किया गया, कितने ml तक, 250 ml तक, 250 ml तक डाइल्यूट किया गया, एंड 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, उसमें से 25 ml लिया। देख रहे हैं ना चार्ट किस तरह से बन रहा है, ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट था, उसमें वाटर डाल के उसको 250 ml तक किया, उसमें से फिर 25 ml हमने लिया। ठीक है, दिस 25 ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, 30 ml 0.1 एंड NaKMnO4। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड 25 ml ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई इसके साथ, इसका मतलब इसके जो इक्विवेलेंट होंगे मिली इक्विवेलेंट
वही इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये मिली इक्विवेलेंट आएंगे ऑक्जेलिक एसिड के 25 ml में, हमें किस में चाहिए 250 ml में। तो जितने मिली इक्विवेलेंट इसके आएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो हमें 250 ml ऑक्जेलिक एसिड में मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड, या फिर हाँ सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इन 25 ml will be equal to milli equivalent of KMnO4। वो किसके इक्वल होंगे आपके पास 30 इंटू 0.1 आपको दिया है, ठीक है, 0.1 नॉर्मल KMnO4, तो कितना होगा 30 इंटू 0.1 दैट इज 3 मिली इक्विवेलेंट 25 ml में। हमें किस में चाहिए 250 ml में, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट of oxalic acid in 250 ml will be 3 into 10 that is 30 मिली इक्विवेलेंट। अब देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने इतना पायरोलुसाइट ओर लिया, ये पायरोलुसाइट ओर, उसको ट्रीट करवाया H2C2O4 जिसके मिली इक्विवेलेंट थे 50 स्टार्टिंग में जो हमने लिए, ठीक है। कुछ रिएक्शन हुई, कुछ कंज्यूम हुए, कुछ ना कुछ बच गए, जो बच गए उसको हमने क्या किया, फिर से डाइल्यूट किया, 250 ml सॉल्यूशन बनाया। उस 250 ml में से भी हमने 25 ml काम में लिया, और ये इस 25 ml की रिएक्शन हमने इसके साथ कराई, तो जितने इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे। तो इसके मिली इक्विवेलेंट हमने निकाल लिए कितने 3, मतलब 3 मिली इक्विवेलेंट 25 ml ऑक्जेलिक एसिड के भी काम में आएंगे, पर ये 25 ml में ही काम में आए। हमें चाहिए 250 में, क्योंकि हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन है, तो 250 में इसके कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे ऑक्जेलिक एसिड के 30। क्लियर है? चलिए, आपने स्टार्टिंग में 50 लिए थे, कुछ ना कुछ रिएक्शन किया, जो लेफ्ट थे बच गए, कितने बच गए आपके पास, यहाँ पे रिएक्शन कितने किए 30 ने रिएक्शन कर ली, ठीक है। यहाँ पर 250 ml में कितने थे 30, तो रिएक्शन कितने ने की होगी, जो काम में आई, कंज्यूम हुए, यूज हुए, 50 माइनस 30। बस ये चीज़ जो है आपको समझनी है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड कितने होंगे 50। आप ऐसे लिखिए ऑक्जेलिक एसिड टेकन माइनस ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट, ठीक है। टेकन कितने थे 50 माइनस लेफ्ट कितने बच गए आपके पास 30, क्योंकि ये जो 30 बचे उसी वही तो आए इसके अंदर, ठीक है ना। उसमें से फिर हमने कुछ लिया पोर्शन 10% लिया, मतलब 3 लिए, उसकी इसके साथ रिएक्शन करें, तो 30 बच गया आपके पास, 50 आपके पास पहले से थे, तो यूज कितने हुए 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड। क्लियर? अब आपको इसके मिली इक्विवेलेंट मिल गए जिन्होंने इसके साथ रिएक्शन की, तो हम ये लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्जेलिक एसिड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। बस ये चीज़ें जो आपको लिखनी है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। क्लियर है? कितने यूज किए 20 मिली है तो डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए। क्लियर? इक्वल टू MnO2 का मास चाहिए अपने को, मास निकालना है, मास अपॉन मोलर मास। MnO2 का मोलर मास, Mn होता है 55, O2 32 दैट इज 87, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ से 4 से जाएगा 2 में, एन फैक्टर कितना हुआ 2। क्लियर है? मास अपॉन मोलर मास इंटू 2। बस सोल्व कर लीजिए 2050 W इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 87 डिवाइड बाई 100 दैट इज 0.87
ग्राम। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपको निकालना क्या है, प्योरिटी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए। परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा, 0.87, टोटल मास कितना है 2.175 इंटू 100, ठीक है। ये कितना बच जाएगा आपका, फिर से 87 डिवाइड बाई 2.175। अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करें, 40 इंटू 2.175, 21 इंटू 4 84, तो आपके पास 87 आ जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी आपके पास 40%। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप देखोगे 3 क्वेश्चन हमने किए, पहला इजी था, फिर उससे सेकंड थोड़ा सा लेवल बढ़ा, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन किया और इंक्रीज हुआ लेवल, ठीक है ना। पर जो तरीका है वही आपको देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि हाँ पहले स्टेप में डाइल्यूट करवा दिया, कभी दूसरे स्टेप में डाइल्यूट करवाया, कभी तीसरे स्टेप में डाइल्यूट करवाया, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, अप्रोच करनी है। क्लियर है? बस एक बार लैंग्वेज आप समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन करने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट बैक टाइट्रेशन के बारे में। ये कोई टाइट्रेशन का टाइप नहीं होता है जैसे एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बस ये क्वेश्चंस के हिसाब से इसको नाम दिया गया है बैक टाइट्रेशन, जिसमें एक प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट जो होता है एक्सेस में होता है, वो फर्स्ट रिएक्शन करता है, फिर कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको रिएक्शन किसी और के साथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ करवा दी जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं, या फिर उसको डाइल्यूट कर देगा, उसमें से कुछ पोर्शन काम में ले लेगा, फिर उसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएगा। बस आपको इक्विवेलेंट बराबर कर देना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।